सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस ऑल शिफ्ट प्रश्न। आज हम दोस्तों 13 जून से 16 जून के मध्य जितने भी एसएससी एमटीएस में जी के जिसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज हम उनको दोस्तों डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनके दोस्तों आने वाले समय में एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको यहाँ से दोस्तों आने वाले एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, पंथी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों और कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं? तो सुबह नृत्य, राउत नाचा नृत्य, कर्म नृत्य, कक्सार नृत्य, इसके अलावा दोस्तों गौर नृत्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा होती है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। छठ पूजा में दोस्तों सूर्य भगवान की पूजा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ से छठी देवी, ठीक है, भगवान सूर्य की बहन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों छठ पूजा और कौन कौन से राज्य में मनाई जाती है? तो छठ पूजा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं दुर्गा पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? दोस्तों तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बूंदी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये तो बूंदी त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गुड़ी पड़वा की बात करते हैं तो गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? ये तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पंजाब में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, केरल की बात करते हैं दोस्तों तो केरल का एक इंपॉर्टेंट त्यौहार है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है ओणम त्यौहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों बिहू त्यौहार जो है दोस्तों ये फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में उगादी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो अकबरनामा पुस्तक दोस्तों अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, और गुलबदन बेगम कौन है दोस्तों? तो ये बाबर की पुत्री है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बाबर के पुत्र, ठीक है, बाबर के पुत्र का क्या नाम था? तो बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना दोस्तों शिव दयाल सिंह सेठ ने करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं शिव दयाल सिंह सेठ, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म 24 अगस्त 1818 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा? दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया, ये हरियाणा राज्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा? तो ये केरल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी केरल है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो ये बिहार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों 2011 की जनगणना जो थी, इसमें दोस्तों ये स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और शुरुआत से देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो दोस्तों मौसमी बेरोजगारी जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है, उसको दोस्तों मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित हैं? यानी कि गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों कब करी थी उन्होंने? तो 23 दिसंबर 1921 को। ठीक है, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों कहाँ पर करी थी? तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में करी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर दोस्तों तलछटी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं आग्नेय चट्टान के कुछ उदाहरण। ठीक है, आग्नेय चट्टान दोस्तों उसमें आते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, ऑब्सिडियन। ठीक है,
ऑब्सीडियन, उसके अलावा दोस्तों डायोराइट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अवसादी चट्टान की बात करते हैं दोस्तों, तो अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है दोस्तों, चूना पत्थर अवसादी चट्टान के अंतर्गत भी आता है दोस्तों। इसके अलावा तलछटी चट्टान के अंतर्गत भी आता है, ठीक है, तो आप दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसके अलावा दोस्तों जिप्सम, चट्टानी नमक, कोयला, प्रवाल, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पोटास, लोहा निक्षेप, खाड़िया तथा चिकनी मिट्टी भी अवसादी चट्टान के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कायांतरिक चट्टान के उदाहरण। दोस्तों मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको उनको ध्यान से देखना, ठीक है। कायांतरिक चट्टान के उदाहरण दोस्तों, ठीक है, इसमें आ जाएगा फाइलाइट, ठीक है, सिस्ट, नाइट्स, ठीक है, नाइट्स हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्वार्टजाइट और संगमरमर, ठीक है, संगमरमर आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अहोम साम्राज्य कहाँ पर है दोस्तों, तो अहोम साम्राज्य भारत के असम राज्य की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अनुच्छेद 336 का संबंध किससे है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो अनुच्छेद 336 का संबंध है अंगला भारतीय समुदाय से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, पीडीएफ आपको किस तरह से मिलेगी इसकी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये दोस्तों क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम माह होता है मुहर्रम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर के जितने भी महीने होते हैं मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। पहला महीना दोस्तों मुहर्रम कहलाता, दूसरा महीना सफ़र, तीसरा कहलाता रबी अल अब्बा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रबी अल थानी चौथा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पाँचवा जमाद अल अब्बल, इसके अलावा छठा जमाद अल थानी, और सातवां जाएगा रजब, और आठवां जाएगा दोस्तों ठीक है साबान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नमा हो जाएगा रमजान, और 10वां हो जाएगा दोस्तों शब्बाल, और 11वां हो जाएगा जू अल कादा, और 12वां हो जाएगा दोस्तों जू अल हज्जा, ठीक है। तो ये कैलेंडर भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले 3 अप्रैल को राज्यसभा गठित हुई थी, उसके बाद 17 अप्रैल को लोकसभा गठित हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब के राज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों, तो बनवारी लाल पुरोहित हैं पंजाब के राज्यपाल, ठीक है। अच्छा दोस्तों पंजाब की राजधानी क्या है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों मैं आपको सूर्य से दूरी के अनुसार जितने भी ग्रह हैं मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आता है दोस्तों बृहस्पति बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार है, ठीक है, यानी कि सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो ये बुध है, और सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो ये वरुण ग्रह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बुध सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शुक्र की बात करते हैं दोस्तों, तो शुक्र को सबसे दोस्तों चमकीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह किसको बोला जाता है, तो शुक्र को बोला जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सांझ का तारा या भोर का तारा भी शुक्र को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मंगल की बात करते हैं दोस्तों, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मंगल ग्रह के 2 ग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डुबोस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति मैंने आपको बता दिया सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों, तो वो है ज्ञानीमीड, और दोस्तों ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है ज्ञानीमीड, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, उसके अलावा दोस्तों शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, तो साक्षी मलिक का संबंध है पहलवान से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पहलवानी करती हैं साक्षी मलिक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा में हुआ था, ठीक है, यानी कि साक्षी मलिक का संबंध दोस्तों हरियाणा राज्य से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई चानू कौन से खेल से संबंधित है, तो ये भारोत्तोलन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मीराबाई चानू किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पटियाला के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो पटियाला के शीश महल का निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था,
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसकी पीडीएफ किस तरह से मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इसरो के नए अध्यक्ष कौन चुने गए दोस्तों। तो 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम क्या दोस्तों, तो उनका नाम है एस सोमनाथन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों इसरो की बात करते हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यह अनुच्छेद 324 के तहत है, ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों। तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों हल्का धूसर होती है, ठीक है, हल्की धूसर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि हल्की धूसर कलर की होती है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को कोप मिट्टी या कछारिया मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बराकर नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों। तो बराकर नदी यह दामोदर नदी की एक प्रमुख उपनदी है, ठीक है, यानी कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों दामोदर नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो एक तो बराकर नदी हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई दोस्तों कोनार नदी और तीसरी हो गई बोकारो नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी छोटानागपुर प्रहार से निकलती है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध का संबंध किस गढ़ राज्य से था दोस्तों। तो ये शाक्य गढ़ राज्य से संबंधित है, ठीक है, गौतम बुद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है, कभी कभी दोस्तों 564 भी होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप इसमें, कभी कभी दोस्तों 563 दे देता और कभी कभी 564 दे देता, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है, 563 ईसा पूर्व हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, कुशीनारा में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब उनकी उम्र 80 वर्ष की थी बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इन्हें महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो इस घटना को उनके अनुयायी महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को क्या कहा गया था, तो उस घटना को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाले समय के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पृथक्करण की प्रक्रिया को दोस्तों क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किसी अन्य द्रव में प्रक्षेपित छोटी छोटी बालों मतलब बोलो क्या कहते हैं दोस्तों उनको, तो उसको दोस्तों बोलो नहीं, ये बूंद है, ठीक है, छोटी छोटी बूंदों को क्या कहते हैं, ठीक है, उसको आप ठीक कर लेना, छोटी छोटी बूंदों को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको पपसीकरण बोलते हैं, ठीक है, इतना ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, तड़पता या संपीड़ित किस तनाव के उदाहरण है दोस्तों, तो ये अनुदैर्ध्य तनाव के उदाहरण है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, शटलकॉक से कौन सा खेल खेला जाता है, ठीक है, तो शटलकॉक सबसे पहले समझते हैं दोस्तों किसको कहते हैं, तो आपने दोस्तों बैडमिंटन खेला होगा, ठीक है, उसमें दोस्तों चिड़िया का उपयोग करते हैं ना, उसको ही शटलकॉक बोलते हैं, तो दोस्तों शटलकॉक का संबंध बैडमिंटन से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 2022 में राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संशोधन विधेयक किस राज्य में पेश किया गया था, तो ये झारखंड राज्य में पेश किया गया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चोरी चोरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, इसमें दोस्तों एक थाने में यानी कि एक जेल के अंदर पुलिस वालों को बंद करके उसमें कुछ लोगों ने उसमें आग लगा दी थी, जिसमें दोस्तों 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों ये घटना कहाँ की है, तो ये घटना उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। कभी कभी दोस्तों ये घटना ही पूछ लेता है कि घटना कहाँ पर हुई थी, चोरी चोरी की घटना, ठीक है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास हुई थी, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था,
शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो शीश महल का निर्माण दोस्तों शाहजहां द्वारा क्या करवाया गया था, ठीक है दोस्तों। शीश महल एक तो शाहजहां द्वारा किया गया था, ठीक है, और दूसरा दोस्तों शीश महल जो कि दोस्तों पटियाला में स्थित है, इसका निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने करी थी, ठीक है। और कब करी थी दोस्तों? तो 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है ये, और दोस्तों स्थान भी आपको याद रखना है, ठीक है। लाहौर में की गई थी देव समाज की स्थापना, और किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने करी थी, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस की पुस्तक की लेखक है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था दोस्तों? तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक, इसके अलावा दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, केरल है, और सबसे कम हरियाणा, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो वो केरल है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो वो बिहार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी मलिक का संबंध मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऊपर, तो पहलवान से संबंधित है ये, और उसके अलावा हरियाणा राज्य से भी बिलोंग करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक है यान मार्टेल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो 2022 के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित बने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, ये 49वें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता दिया, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जलीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि दोनों टीमों में 22 खिलाड़ी, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इसके अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कुमारी कमला का संबंध किससे है? तो कुमारी कमला दोस्तों एक भारतीय नृत्यांगना है और अभिनेत्री भी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये मस्जिद आगरा में भी स्थित है, ठीक है, तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाह आरा बेगम ने करवाया था, ठीक है, और दोस्तों शाह आरा बेगम कौन थी? तो ये जहांगीर की पुत्री थी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं बैडमिंटन के और कौन कौन से कप है दोस्तों? तो अमृता दीवान कप, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सुधीरम कप, ठीक है, इसके अलावा रहमतुल्ला कप, थॉमस कप, नारंग कप, ठीक है, इसके अलावा चड्डा कप भी बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? तो शुरुआत में 14 भाषाएं थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समय समय पर दोस्तों भाषाओं में संशोधन होते गए, इसलिए दोस्तों ये 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान की जो भाषाएं हैं ना, वो किस अनुसूची में आती हैं दोस्तों? तो ये 8वीं अनुसूची में आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, वो जो संविधान की भाषाएं हैं उसमें दोस्तों 3 बार संशोधन हुए थे, ठीक है, तो मैं आपको तीनों संशोधन बताता हूँ। पहला संविधान संशोधन 21 में हुआ था, ठीक है, यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, यानी कि पहला संविधान संशोधन दोस्तों जो कि दोस्तों 21वां है, ये 1967 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन था, ये 1992 को हुआ था। इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा तीसरा संविधान संशोधन इसमें 92वां संविधान संशोधन है, जो कि दोस्तों 2003 में हुआ था, ठीक है। इसमें बोडो, डोगरी और मैथिली, इसके अलावा संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो चुकी हैं हमारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
टीटागढ़ किस राज्य में स्थित है? तो टीटागढ़ दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टीटागढ़ जूट और कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आपको दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी उत्सव की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी उत्सव की स्थापना तिलक ने करी थी, ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव की स्थापना करी थी। और कब करी थी दोस्तों? तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि 1895 में शिवाजी उत्सव की स्थापना करी थी। इसके अलावा दोस्तों 1894 में गणेशो उत्सव की स्थापना भी तिलक ने ही की थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि 2 उत्सव है, एक तो दोस्तों शिवाजी उत्सव, दूसरा गणेशो उत्सव, इन दोनों की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1894 और 95 में की गई थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका दोस्तों? तो ये सबको पता होगा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इसके अलावा से बात करते हैं, मई 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है, यानी कि ओडिशा के राज्यपाल जो नियुक्त हुए थे गणेशी लाल, ये मई 2018 में नियुक्त हुए थे, ठीक है, तो अभी तक ये गणेशी लाल ही हैं उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति और उनसे संबंधित प्रसिद्ध वाद्य यंत्र मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, ठीक है। इसके अलावा पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। उस्ताद असद अली खान ये बीड़ा वादक हैं। इसके अलावा अमजद अली खान ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की फुल फॉर्म होती है। अच्छा दोस्तों, एसएससी की स्थापना कब हुई थी? तो एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को की गई थी, ठीक है, और दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, टाइफून जो कि दोस्तों आंधी होती है की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो टाइफून की उत्पत्ति दोस्तों उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर से होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं दोस्तों, तूफान को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो विली दोस्तों एक तूफान है जिसको ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों टाइफून चीन में भी आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिंद महासागर में चक्रवात आता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों ये तूफान ही है, लेकिन दोस्तों इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई, ठीक है। लेकिन दोस्तों पहले ये 21 वर्ष की थी, लेकिन इसमें 61वें संविधान संशोधन 1889 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अम्लीय और क्षारीय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो मैं आपको अम्ल से बताता हूँ। अम्ल जो होते हैं दोस्तों नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, और दोस्तों क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा प्रचुर तत्व कौन सा दोस्तों? तो वो सिलिकॉन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन तत्व भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन तत्व जो है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NADA की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है, तो NAD की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को स्थापित हुई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, NADA का मतलब क्या है दोस्तों? ये तो ये भारत में खेलों से संबंधित डोपिंग नियंत्रित कार्यक्रम को बढ़ावा देता है, ठीक है, यानी कि ऐसा सीधे सीधे मतलब हम समझ सकते हैं इसमें, जैसे दोस्तों खेल होते हैं, ठीक है, उसमें खिलाड़ी भाग लेते हैं, किसी खिलाड़ी ने नशा किया है या नहीं उसकी जांच करता है दोस्तों NADA, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना 1934 में हुई थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कौन कौन से देशों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी? तो इसकी स्थापना कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स
इसके संस्थापक बने। ठीक है, इसमें दोस्तों भारत जो था इसमें 1936 में सहयोगी बना था। ठीक है, यानी कि भारत जो है इसके अंदर 1936 में शामिल हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों मैं आपको पानीपत के जितने भी युद्ध लड़े गए थे मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जीत गए थे। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, जिसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें हेमू हार गए थे, अकबर जीत गए थे। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। इसमें अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ पेशवा ने युद्ध किया था, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे और सदाशिवराव भाऊ हार गए थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलामगिरी पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी है। और कब लिखी थी? तो 1873 में लिखी थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 3 इडियट्स फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो 3 इडियट्स फिल्म के निर्देशक दोस्तों राजकुमार हिरानी थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, एक लगान फिल्म आई थी, ठीक है, आमिर खान की। तो दोस्तों लगान फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो लगान फिल्म के डायरेक्टर या निर्देशक एक ही बात है। ठीक है, तो इसके निर्देशक थे आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आनंद पाल द्वितीय किस वंश से संबंधित है? दोस्तों तो ये तोमर वंश से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, आनंद पाल द्वितीय ने वह दिल्ली का पुरी के संस्थापक थे। ठीक है, दिल्ली का पुरी जिसको वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे आनंद पाल द्वितीय। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और दोस्तों खिलजी वंश कब से कब तक था? दोस्तों तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, खिलजी वंश से संबंधित जितने भी शासक मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, दूसरे आते हैं रुकनुद्दीन खिलजी, तीसरे अलाउद्दीन खिलजी, उसके अलावा शहाबुद्दीन उमर, इसके अलावा दोस्तों मुबारक खिलजी, इसके अलावा दोस्तों खुसरो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको खिलजी वंश का बता दिया कब से कब तक, 1290 से 1320 तक राज्य किया था खिलजी वंश ने। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिल्ली सल्तनत के सब राजवंशों का क्रम बताता हूँ। ठीक है, दोस्तों क्रम सबसे पहले पूछता है, ठीक है, एग्जामिनर। तो सबसे पहला था दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको 3-4 बार लिख लेना, मतलब 3-4 बार लिख लेना और उसको याद कर लेना, आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो नामक स्थल किस देश में है? तो मोहनजोदड़ो नामक स्थल दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बेरोजगारी का सूत्र पूछा गया था। ठीक है, तो बेरोजगारी का सूत्र होता है दोस्तों बेरोजगारी दर इक्वल टू बेरोजगार लोग बटे श्रम शक्ति इंटू 100 गुणा। ठीक है, इंटू गुणा में है दोस्तों, गुणा में 100 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सबसे ऊपर बेरोजगारी, फिर उससे नीचे श्रम, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा 100। ठीक है, तो ये सूत्र है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल को कहाँ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इनको एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, एआईआईबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय बीजिंग यानी कि चाइना में इसका मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तेलुगु का नववर्ष कब होता है दोस्तों? तो तेलुगु का नववर्ष मार्च या अप्रैल के महीने में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, तेलुगु के नववर्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये उगादि त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, यह पर्व चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह पर्व मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था ये और अब भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, एसएससी जितने भी क्वेश्चन पूछा सब रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। इसके अलावा दोस्तों ये अन्य सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राज्यसभा का लोक नृत्य पूछा गया था। ठीक है, तो राज्यसभा में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा में कालबेलिया नृत्य मनाया जाता है, भवाई नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी, गैर नृत्य, चारी नृत्य, इसके अलावा कठपुतली नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों घूमर नृत्य भी राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, घूमर नृत्य जो दोस्तों राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो स्थापत्य कला की उत्पत्ति कहाँ पर हुई दोस्तों? तो स्थापत्य कला की उत्पत्ति, भारतीय स्थापत्य कला की उत्पत्ति हड़प्पा काल से मानी जाती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय स्थापत्य कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो हड़प्पा काल से हुई थी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरुषों की मैंने आपको बता दी और महिलाओं की मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में ये बनवाया था, ठीक है। ग्रैंड ट्रक रोड को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड बहुत पुरानी है, ठीक है। इसको दोस्तों प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड का जो पहले नाम था वो क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था ठीक है, उत्तरापथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड कहाँ से कहाँ तक है? तो ये बंगाल के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? तो सोनल मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और ओडिसी दोस्तों ओडिशा का, ठीक है। ये आपको पता होगा। इसके अलावा मैं आपको भरतनाट्यम से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति बताता हूँ, ठीक है। सारे व्यक्ति बताता हूँ आपको, तो आपको देखो ध्यान से सुनना है, ठीक है। भरतनाट्यम से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणाली साराबाई, मल्लिका साराबाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। इसके अलावा सोनल मानसिंह, बैजयंती माला, स्वपन सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती का संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बाला सरस्वती याद रखना आपको। इसके अलावा लीला सैमसन भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं। इसके अलावा से बात करते हैं ओडिसी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से दोस्तों? तो ओडिसी से संबंधित हैं केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, केलुचरण मैंने आपको बता दिया, रतिकांत महापात्रा, गंगाधर प्रधान, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान होना इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों भगवान राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? तो भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने करीब 12 साल जो थे दोस्तों चित्रकूट में निवास किया था। उसके बाद दोस्तों ये पंचवटी चले गए थे, ठीक है। और पंचवटी से ही माँ सीता का हरण हो गया था, ठीक है। और कौन ले गया था? तो रावण हरण करके ले गया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेता है, ठीक है। और दोस्तों चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है? तो चंद्रमा अपने अक्ष पर 27.3 दिनों में घूम जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 2022 का एशिया महिला कप किस देश ने जीता? तो 2022 का एशिया महिला कप दोस्तों भारत ने श्रीलंका को हरा दिया था, ठीक है। यानी कि भारत ने जीता ये, इसने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों श्रीलंका को हराने के साथ ही भारतीय महिला टीम ने एशियाई कप के इतिहास में 7वीं बार खिताब जीता, ठीक है। यानी कि महिला टीम ने 7वीं बार ये खिताब जीता, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। किसको हराया दोस्तों? तो श्रीलंका को हराया, ठीक है। किसने हराया? भारत ने हराया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता था, 2 रजत और 4 कांस्य पदक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये कुल 7 पदक जीते थे, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा दोस्तों? तो वो संपत्ति का अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला था दोस्तों समानता का अधिकार, ये 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आता स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आता दोस्तों शोषण के खिलाफ अधिकार, ये 23 से लेकर 24 तक है। चौथा आता दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से लेकर 28 तक है। और छठा दोस्तों संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, ये 29 से लेकर 30 तक है, ठीक है। और छठा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32 में, ठीक है।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, मैं आपको सब बता दिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, 45 में दोस्तों बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और 47 में पोषण या स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। 47वां, ठीक है, अनुच्छेद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरा देखना, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आने वाले दोस्तों एग्जाम में आपको यहाँ से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कब स्टार्ट किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन 22 दिसंबर 1901 को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है दोस्तों? तो नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था SC और ST आयोग का गठन कब हुआ था? तो SC ST आयोग का गठन दोस्तों 2004 में हुआ था, ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का गठन 2004 में हुआ था, ठीक है। अच्छा दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 339 में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इंदौर घराने के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इंदौर घराने के संस्थापक आमिर खान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य घरानों में से एक है, ठीक है। मुखर नहीं है, मुख्य है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक दिमित्री मेंडेलीव को माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, ठीक है। तो ये दोस्तों ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था और दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। दोस्तों ऐसा से जितने भी क्वेश्चन करा था सब आपको रिपीटेड क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो महिलाओं की साक्षरता दर थी दोस्तों 65.46% और पुरुषों की लिए थी 82.14%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अरविंद अडिगा की पुस्तक कौन सी है? तो अरविंद अडिगा की पुस्तक है द वाइट टाइगर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सिलेक्शन डे भी अरविंद अडिगा की पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट मैन इन टावर भी अरविंद अडिगा की पुस्तक है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे? तो मैं आपको सब बताता हूँ जितने मेडल जीते थे। तो भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता था, 2 रजत जीते थे और 4 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? विनेगर दोस्तों किसको बोलते हैं? तो विनेगर सिरके को बोलते हैं, ठीक है। तो सिरके में दोस्तों एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। यानी कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। विनेगर को दोस्तों सिरका बोलते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। यानी कि फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। इसके अलावा इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पार्लियामेंट एक्ट कब आया था? तो पार्लियामेंट एक्ट दोस्तों 1911 में आया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु का एरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल राजा राजा द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि तमिलनाडु का एरातेश्वर मंदिर चोल राजा राजा द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कजरी कहाँ का लोकगीत है? तो कजरी दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्रिकेट में बॉल बाउंड्री के पार चली जाए तो कितने रन माने जाते हैं दोस्तों? क्रिकेट में दोस्तों अगर बॉल जमीन को बिना छुए बाउंड्री पार कर जाती है तो उसको 6 रन माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बाउंड्री से पहले वो मतलब ज़मीन को छू लेती है और उसके बाद बाउंड्री पार करती है तो वहाँ पर 4 रन माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों आपने क्रिकेट खेला होगा तो इसकी आपको नॉलेज अच्छी तरह से होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी छोर किस राज्य में स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी छोर दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके और छोरों की बात करते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य। इसके अलावा दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी का क्या नाम था? तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, तो ये इनके गुरु थे, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, गुलाबो सपेरा कौन सा नृत्य करती हैं दोस्तों? तो गुलाबो सपेरा कालबेलिया डांस, जो कि दोस्तों राजस्थान का फेमस डांस है, ये नृत्य करती हैं, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 22 में है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बेरूनी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ए दिल है मुश्किल गाना किसने गाया था? तो ये अरिजीत सिंह का गाना है, ठीक है, तो आपने सुना होगा दोस्तों, ये गाना बहुत फेमस गाना है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो कृष्णा नदी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, कृष्णा नदी कौन कौन से राज्य में बहती है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में घिर जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं, ठीक है, तो भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय राज्यों का क्या है? देखिए दोस्तों भारतीय राज्यों का क्या है? तो भारतीय जो है राज्यों का संघ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है, दोस्तों एग्जामिनर इस तरह से पूछता है कि भारत राज्यों का क्या है, ऑप्शन में दे देगा भारत राज्यों का समूह है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है या भारत राज्यों का क्षेत्र है, इस तरह से ऑप्शन दे देगा, लेकिन इसमें दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से याद रखना, ठीक है, भारत राज्यों का क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, तो और कुछ मत लगाना ऑप्शन में, ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक की, तो हाइड्रोजन का 1 है, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है और चांदी का 47 और सोने का दोस्तों 79, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जिंक का परमाणु क्रमांक है 30, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, गंगा नदी कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है? तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी नदी और दूसरी है दोस्तों अलकनंदा नदी, ठीक है, ये दोनों नदी दोस्तों जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब जाके गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी, ये गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से लाल सागर अलग करता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छठ पूजा किस राज्य में मनाई जाती है दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, ठीक है, तो छठ पूजा दोस्तों बिहार में मनाई जाती है और मैंने आपको बताया था छठ पूजा में दोस्तों सूर्य भगवान की पूजा होती है। इसके अलावा दोस्तों बिहार के अलावा ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में छठ पूजा मनाई जाती है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है? तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर ये मैच जीत लिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 25 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न फिर पूछ लिया गया है, ठीक है, ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था और अभी फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न बता दिए थे सब, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिए थे ऊपर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
जिस समय दोस्तों जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, वहाँ पर दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सरसों के तेल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सरसों के तेल में दोस्तों 60% मोनोअल सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा 42% इसमें इरोसिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा 12% इसमें ओलेक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं नारियल के तेल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नारियल के तेल में लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा हो, ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, चोल साम्राज्य में बेटी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? दोस्तों तो चोल साम्राज्य में बेटी शब्द एक प्रकार का कर था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित है? दोस्तों तो जीव मिल्खा सिंह गोल्फर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो मिल्खा सिंह का संबंध है धावक से। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह अलग है दोस्तों और मिल्खा सिंह अलग है। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह दोस्तों ये मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों। जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फर से है और मिल्खा सिंह का संबंध है धावक से। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह के पिता का नाम है मिल्खा सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी में दोस्तों हिंदू भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इसमें दोस्तों कुचिपुड़ी के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कुचिपुड़ी के संस्थापक हैं सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ओलंपिया पे खेले जाने के कारण यानी कि ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक रखा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रथम जनगणना कब हुई थी? दोस्तों तो प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। मैंने आपको ऊपर बता दिया था। इसके अलावा दोस्तों नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, शरीर के अन्य भागों तक कौन खून पहुंचाता है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर खून लिख लेना है। ठीक है, तो उसको सही कर लेना आप। शरीर के अन्य भागों तक खून को कौन पहुंचाता है? दोस्तों तो शरीर के अन्य भागों तक खून को ध्वनियाँ पहुंचाती हैं। ठीक है, यानी कि धमनियाँ जो होती हैं, नसें होती हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह की नसें होती हैं जो दोस्तों शरीर के अन्य भागों तक खून को पहुंचाती हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ध्वनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को ऊतकों को मतलब है शरीर के अन्य अंगों तक, ठीक है, तथा शरीर के अन्य हिस्सों तक पंप करते हुए पहुंचाती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों शरीर के अंगों से जो खून को फेफड़ों तक कौन लेके जाता है? दोस्तों तो ये सिराएं लेके जाती हैं। ठीक है, वो अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को सिराएं लेके जाती हैं और शुद्ध रक्त को धमनियाँ लेके जाती हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज में बिल्कुल मत होना। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों क्या है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? दोस्तों तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? पद्म सुब्रमण्यम, आलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, बैजयंती माला, स्वपन सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती का संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित मैं आपको बताता हूँ, तो कुचिपुड़ी के जनक कौन है दोस्तों? तो सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी के जनक हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्य रेड्डी। ठीक है, तो ये सब कुचिपुड़ी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, रघुराम राजन की बुक कौन सी है? दोस्तों तो रघुराम राजन की बुक मैं आपको सब बताता हूँ, I2 What I2। ठीक है, और दूसरी बुक है इनकी फोल्ट लाइसेंस, और तीसरी बुक है दोस्तों इनकी द थर्ड फिलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं रघुराम राजन कौन थे दोस्तों? तो रघुराम राजन दोस्तों ये थे भारत के अर्थशास्त्री और RBI के 23वें गवर्नर भी थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं
कड़वे वचन ये किसका दोस्तों, तो ये तरुण सागर महाराज का, ठीक है, उपन्यास है। इसके अलावा मातोश्री किसका दोस्तों, तो सुमित्रा महाजन की पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन की, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा प्लेइंग विथ फादर ये किसकी है दोस्तों, तो ये, ठीक है, किसकी है दोस्तों तो ये टेस्ट गेर तिसेन की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गेर रितेश, ठीक है, रित सैन की है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अकबर का वित्त मंत्री कौन है, तो अकबर का वित्त मंत्री है टोडरमल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अकबर के कितने रत्न थे, तो अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है। तो मैं आपको सब बताता हूँ एक एक करके, आपको वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहला रत्न दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है। दूसरा है इसका राजा बीरबल। अच्छा दोस्तों, इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, तो राजा बीरबल के बचपन का नाम है महेशदास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरा है इनका तानसेन, तानसेन को संगीत सम्राट थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो अकबर का शासन था ना, मतलब अकबर के दरबार में संगीत कौन करते थे दोस्तों, तो इस तानसेन करते थे, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों चौथा था इनका मुल्ला दो प्याजा, और पांचवा नवरत्न था इनका हमीम हुमाम, ठीक है। और छठा था दोस्तों अब्दुल, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके अलावा दोस्तों राजा टोडरमल जो कि दोस्तों वित्त मंत्री था इनका। इसके अलावा 8वां था फैजी, और 9वां था दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल दोस्तों ये अकबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भीमबेटका पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, तो भीमबेटका पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, राजकोषीय घाटा बराबर बजट व्यय माइनस उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियाँ, ठीक है। तो ये सभी राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गोल्डन बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये दोस्तों बर्ड नहीं है, गोल्डन गर्ल है, ठीक है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक है पीटी उषा, ठीक है। ये दोस्तों पीटी उषा की आत्मकथा है, ठीक है। दोस्तों ये गोल्डन गर्ल है, ठीक है। वर्ल्ड इसको ठीक कर लेना आप, ये पीटी उषा की आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा उससे बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये युवराज सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है, तो ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा, तो मिजोरम का लोक नृत्य है चेरमा नृत्य, ठीक है। मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसके अलावा चेलम नृत्य, चेराम नृत्य, खुल्लम नृत्य और बांस नृत्य ये सब मिजोरम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, गोल्फ किस ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है, तो गोल्फ दोस्तों वॉकर कप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है, ठीक है। फुटबॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं फीफा कप, रॉबर्ट्स कप, सीजर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, संतोष कप, ठीक है। संतोष कप आपको याद रखना है। इसके अलावा यूरो कप और डूरंट कप, ठीक है। डूरो कप और मंड्रेका कप आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब फुटबॉल से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा से बात करते हैं एक हॉकी से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है बॉम्बे गोल्ड कप, ठीक है। बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध है हॉकी से, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तो गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गोवा के राज्यपाल का नाम क्या है, तो PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के वर्तमान राज्यपाल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, तो ग्रैमी अवार्ड 2022 ठीक है रिक्की केज को दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। इसके अलावा ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1959 में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो तानवी शाह है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा दोस्तों जो रविशंकर थे ना, तो ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे, तो रविशंकर वर्ष, ठीक है। इनको कब दिया गया था, तो इनको 1968 में ये पुरस्कार दिया गया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में रण उत्सव, उत्तरायण उत्सव, शाम लाजी मेला, इसके अलावा बैठा मेला, रथ यात्रा, कच्छ महोत्सव, ठीक है, मोडेरा नृत्य महोत्सव, इसके अलावा माधवराय मेला दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा जो गरबा नृत्य भी गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश का फोक डांस कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश में गोभी नृत्य, धमाल नृत्य,
मातुरी नृत्य, डांडिया डांस, ठीक है, डांडिया डांस। इसके अलावा दोस्तों वीरनाट्यम नृत्य, बटू बोम्बालू डांस। इसके अलावा दोस्तों धिमसा नृत्य। इसके अलावा दोस्तों बतकम्मा नृत्य। ये सब आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान होना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम है? तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम है रजिया सुल्तान, ठीक है। अच्छा दोस्तों, रजिया सुल्तान जो थी ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान होना है। इल्तुतमिश का संबंध दोस्तों किस वंश से है? तो गुलाम वंश से संबंधित है इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना है। इसके अलावा से बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहला आता है दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी दोस्तों आपको सन भी याद रखनी है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। इसके अलावा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। इसके अलावा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। इसके अलावा दोस्तों सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। इसके अलावा दोस्तों लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल उपबंध है, ठीक है। मैं आपको तीनों बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको राष्ट्रीय आपात मैंने आपको बता दिया 352 में राष्ट्रीय आपात आता है। उसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है, ठीक है, भारत में। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था दोस्तों? तो ये पंजाब राज्य में लगाया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार किस राज्य में लगाया गया? तो सबसे अधिक बार मणिपुर में लगाया गया और सबसे पहले दोस्तों पंजाब राज्य में लगाया गया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आपात उपबंध होता है वित्तीय आपात, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 आपात मैंने आपको बता दिए। पहला आपात दोस्तों मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपात 352 में, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा दोस्तों वित्तीय आपात जो कि दोस्तों 360 में है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले करता है? तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में? तो ये वरुण ग्रह लगाता है, ठीक है। 165 वर्ष का समय लेता है ये सूर्य की परिक्रमा करने में। तो मैंने आपको दोस्तों ये बता दिया था सूर्य से दूरी के अनुसार उपग्रह मैंने आपको बता दिए थे। एक बार फिर आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सूर्य से मतलब दोस्तों बढ़ते हुए क्रम से छोटे हुए क्रम में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों? तो सबसे छोटा ग्रह बुध, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर दोस्तों कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर दोस्तों धनावेश होता है, ठीक है। और दोस्तों प्रोटॉन का जो आवेश होता है ना उसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 गुलाम, ठीक है। ये 10⁻−19 गुलाम है, तो इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुणा 10⁻−27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ठीक है। उसके ऋणावेश का मान कितना होता है दोस्तों? तो -1.602 गुणा 10⁻−19 गुलाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बिरहा कहाँ का लोकगीत है, ठीक है, यानी कि किस राज्य से संबंधित दोस्तों ये? तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सितारा देवी का संबंध भी कथक शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सौरमंडल के जो उपग्रह होते हैं दोस्तों वो किस परत में आते हैं? तो वो बाह्य वायुमंडल में आते हैं, ठीक है। यानी कि सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो किस में आते हैं दोस्तों? जितने भी ग्रह हो गए उपग्रह हो गए वो सब बाह्य वायुमंडल में आते हैं, ठीक है। मैं आपको दोस्तों सौरमंडल की जितनी परतें हैं मतलब वायुमंडल की जितनी परतें हैं मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले आता है दोस्तों क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, उसके बाद दोस्तों वायुमंडल, ठीक है। क्षोभमंडल में दोस्तों जितने भी आंधी तूफान आते हैं ना, जितनी भी बारिश होती है आंधी तूफान आते हैं वो सब क्षोभमंडल के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी दोस्तों एरोप्लेन उड़ते हैं वो सब समताप मंडल के अंतर्गत उड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है दोस्तों? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो अमरकंटक से नर्मदा, सोन नदी और जोहिला नदी ये सब दोस्तों अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
इसके अलावा बात करते हैं ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो ताप्ती नदी दोस्तों निकलती है सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी। इसका मतलब कहाँ पर है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं माही नदी कहाँ से निकलती है। तो माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गोदावरी नदी, तो ये कहाँ से निकलती है। तो ये नासिक में स्थित त्रियंबक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा नदी की बात करते हैं, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसके अलावा कावेरी नदी की बात करते हैं, तो कावेरी नदी बहमगिरी पहाड़ी से निकलती है, और बहमगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा माही नदी कहाँ से निकलती है। तो माही नदी, ठीक है, महानदी दोस्तों सिहावा पहाड़ी से निकलती है, और सिहावा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तिब्बत के मानसरोवर के पास से कितनी नदियाँ निकलती हैं दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी ये तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक सतलुज नदी निकलती है, वो कहाँ से निकलती है। तो सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित राक्षस ताल से होता है, ठीक है। राक्षस ताल वहाँ पर एक झील है, वहाँ से सतलुज नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा का सदस्य मतलब बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मोहिनीअट्टम भी दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। भरतनाट्यम की बात करते हैं दोस्तों, तो तमिलनाडु का है। सत्रिया कहाँ का दोस्तों, तो ये असम का है, ठीक है। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का, तो ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कुचिपुड़ी से संबंधित नृत्यगान कौन है दोस्तों। तो पद्मश्री राधा और राधा रेड्डी, ठीक है। पद्मश्री राजा और राधा रेड्डी की संबंध दोस्तों ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का, तो मैंने आपको पहले बताया था कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्य रेड्डी का संबंध दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुचिपुड़ी के जनक कौन है दोस्तों। तो सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी के जनक है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पंकज आडवाणी किससे संबंधित हैं। तो पंकज आडवाणी का संबंध है स्नूकर के खिलाड़ी हैं, ठीक है। पंकज आडवाणी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 10 लाख आबादी में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा था। तो ये था लंदन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मिताली राज की आत्मकथा का नाम क्या है। तो मिताली राज की आत्मकथा का नाम है अनग्रेजुएट, ठीक है। अनग्रेजुएट एंड ऑटोबायोग्राफी मिताली राज की आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मिताली राज का संबंध किससे है दोस्तों। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों मिताली राज की आत्मकथा पर एक फिल्म बननी है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है शाबाश मिट्ठू, ठीक है। तो ये फिल्म भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चोलों और पांड्यों के काल में कौन सी भाषा का विकास हुआ था। तो तमिल और संस्कृति भाषा का विकास हुआ था चोलों और पांड्यों के शासनकाल में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने करी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो उरेयूर चोल साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पांड्य साम्राज्य वास्तविक संस्थापक, ठीक है। पांड्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों। तो कंडुगोन था पांड्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। इसके अलावा पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था। तो जटावर्मन था पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, ठीक है। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एसएससी एमटीएस ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा ये सारे एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। घुमा फिरा कर दोस्तों क्वेश्चन दे देता है, तो मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम क्या है दोस्तों। तो उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये 1917 में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों चंपारण कहाँ पर है। तो बिहार में है, ठीक है। चंपारण बिहार में एक जगह है, उसका नाम है चंपारण। इसके अलावा दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह है ये महात्मा गांधी द्वारा चला गया भारत में पहला आंदोलन था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दिसंबर 2021 में किस संगठन ने जम्मू और कश्मीर में
1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये नीति आयोग ने बनाई है, ठीक है, योजना। इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 43A का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 43A का संबंध है उद्योगों के प्रबंधक में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है ये, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? तो ये सरकारियाँ, ठीक है, राज्य सहकारी समितियों से है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, शरीर के अन्य भागों से ब्लड को फेफड़ों तक कौन लाता है? मैंने आपको ऊपर बताया था दोस्तों, वो ब्लड को फेफड़ों तक कौन लाता है दोस्तों शरीर के अन्य भागों से? तो ये सिराएं लाती हैं। और दोस्तों जो वो क्या कहना है, धमनियाँ जो होती हैं वो शरीर के अन्य भागों तक खून को पहुंचाती हैं। और शरीर के अन्य भागों से खून को फेफड़ों तक कौन लेके जाता है? तो वो सिराएं लेके जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको सही करके बता दिया, ठीक है। सिराएं जो होती हैं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं अंग से फेफड़ों तक। इसके अलावा धमनियाँ जो होती हैं दोस्तों, धमनियाँ जो होती हैं धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को ऊतकों तथा शरीर के अन्य भागों यानी कि हिस्सों तक पंप करते हुए पहुँचाना, ठीक है। धमनियों का काम है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। सिराएं जो होती हैं वो शरीर के अन्य भागों से खून जो फेफड़ों तक लेके जाती हैं। और दोस्तों शरीर के अन्य भागों तक खून को कौन पहुंचाता है? तो धमनियाँ पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्यौहार कौन कौन से दोस्तों? तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्यौहार हैं गुड़ी पर्व, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, गुड़ी पड़वा, ठीक है, मकर संक्रांति, नासिक कुंभ मेला, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी जयंती, एलोरा महोत्सव, ठीक है। तो ये सब महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। इसके अलावा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये सिक्किम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो भगत सिंह के साथ दोस्तों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इनको फांसी जो है दोस्तों 12 घंटे पहले ही दे दी गई थी, ठीक है। यानी कि 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी? तो इनको फांसी की सज़ा 7 अक्टूबर 1929 को सुनाई गई थी। इसके 2 साल बाद यानी कि 1931 में को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, असम राज्य में फसल कटाई के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मैंने आपको ऊपर बताया था ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सब बिहू शब्द का मतलब है दिमासा लोगों की भाषा से है, ठीक है, बिहू शब्द का मतलब। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 1900 में ओलंपिक किस देश में हुए थे? तो 1900 में ओलंपिक दोस्तों फ्रांस देश में हुए थे, ठीक है। फ्रांस की राजधानी यानी कि फ्रांस के पेरिस शहर में हुए थे, ठीक है। राजधानी में नहीं, फ्रांस के पेरिस शहर में 1900 में ओलंपिक खेल हुए थे, ठीक है। इसके अलावा सब प्रथम ओलंपिक कब और कहाँ स्टार्ट हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक दोस्तों ये यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार 1920 में भाग लिया था। और भारत ने सबसे पहले अपना स्वर्ण पदक किस खेल में प्राप्त किया? तो हॉकी में प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर प्राप्त किया था दोस्तों? तो ये एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में भारत ने हॉकी में सबसे पहले अपना स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, जो कि दोस्तों 1928 में हुए थे, ठीक है, ओलंपिक खेल। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 का ए में है, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर इस तरह से भी कहा जा सकता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है दोस्तों? तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत उल्लेखित प्रावधान है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इस क्वेश्चन की भाषा चेंज करके इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? मैंने आपको ऊपर बताया था मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। इसके अलावा दोस्तों शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मैंने आपको बताया था 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये 11वां मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए दोस्तों एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है?
तो केलुचरण महापात्रा का संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों केलुचरण महापात्रा को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं ओडिसी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा मैंने आपको बता दिया, रतिकांत महापात्रा, गंगाधर प्रधान, ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लिख कर रखना है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिख कर रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोस्तों लिखना मत, क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेना, बस वही इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था, तो इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है शहनाई वादक से, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सही करके। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वादक से। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादक से। इसके अलावा पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादक से। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबले से। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक से। इसके अलावा दोस्तों उस्ताद असद अली खान का संबंध है प्रसिद्ध बीड़ा वादक से, ठीक है। इसके अलावा अमजद अली खान का संबंध है सरोद वादक से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न देने की शुरुआत दोस्तों 2 जनवरी 1954 को हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों किसने दोस्तों भारत रत्न प्रदान किए थे, तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, भारत रत्न की। इसके अलावा से बात करते हैं भारत रत्न सबसे पहले किसको दिए गए थे दोस्तों, तो भारत रत्न सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिए गए थे। एक तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी थी, दूसरे थे दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा वैज्ञानिक, ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को ये पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। 3 व्यक्ति मैंने आपको बता दिए, पहले व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, ठीक है। वो कब दिया गया था, 1954 में दिया गया था, ठीक है, यानी कि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य था दोस्तों इसका देश के सभी गरीबों को पक्का मकान दिलवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निजाम खान के नाम से किस लोधी वंशज को जाना जाता था, तो निजाम खान के नाम से सिकंदर लोधी को जाना जाता था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी थी और दोस्तों 1506 में ये अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको लोधी वंश के प्रमुख शासक बताता हूँ, उनका क्रम, ठीक है। तो लोधी वंश का पहला शासक है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी और तीसरा है इब्राहिम लोधी, ठीक है। कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर लोधी वंश के शासकों का क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, तो क्रम आपको याद रखना है। पहला लोधी वंश है, दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा दोस्तों इब्राहिम लोधी, ठीक है। पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और उच्च न्यायालय जो होता है यानी कि हाई कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों 5 तरह की रिट होते हैं, मैं आपको सब बताता हूँ। वो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध लेख और चौथा होता है दोस्तों अधिकार प्रक्षालेख और 5वां होता है उत्प्रेक्षण। तो ये आपको रिट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हिमालय के बाहरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमालय के बाहरी हिस्से को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हिमालय के आंतरिक हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमालय के आंतरिक हिस्से को बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन ये दोनों एक ही चोटी का नाम है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। और दोस्तों ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, मैंने आपको ऊपर बताया था ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है दोस्तों ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि एसएससी जो है दोस्तों सब रिपीटेड क्वेश्चन ही बताता है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेपो दर की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में रेपो दर की घोषणा की जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो शक्तिकांत दास है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है दोस्तों? तो रिवर्स रेपो रेट मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC द्वारा तय की जाती है, जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बोकर कप किस खेल से संबंधित है? तो बोकर कप दोस्तों गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी कौन कौन सी है। मैंने दोस्तों आपको ऊपर ही बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला है दोस्तों फीफा कप, रॉबर्ट्स कप, सीजर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा यूरो कप, डूरंट कप और मड्रिका कप, ठीक है। डूरंट कप और मड्रिका कप आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडियन प्रीमियर लीग जिसको IPL बोलते हैं। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सब क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी हैं। हॉकी से संबंधित की बात करते हैं दोस्तों, तो बॉम्बे गोल्ड कप, आगा, ठीक है, आगा खान कप, बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगा स्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप, ठीक है। इसके अलावा मास्टर्स चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सभी हॉकी से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू या थिम्पू, ठीक है, इसका एक ही नाम है दोस्तों ये। इसके अलावा भूटान की मुद्रा का नाम है नेगुस्टम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पीलिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो पीलिया दोस्तों बेसिकली शरीर में विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इटाई रोग किसकी कमी से होता है? तो इटाई रोग कैडमियम की कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वासी-योरकर रोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन D का रासायनिक नाम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेटस या फिर सूखा रोग होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही के नाम है। इसके अलावा से बात करते हैं विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन K का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से विटामिन K से क्या होता है दोस्तों? तो रक्त का थक्का जमना, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन काम करता है दोस्तों? तो विटामिन K काम करता है, ठीक है। यानी कि चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव, ये विटामिन K की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन C की बात करते हैं, तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था और अब भी पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा थुपुसम नाट्यांजलि उत्सव, इसके अलावा थाईपुसम जलीकट्टू, ये सब दोस्तों तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्यौहार हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है ओणम त्यौहार, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में GDP की गणना कौन करता है? तो भारत में GDP की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो दोस्तों भारत में GDP की गणना करता है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं GDP का सूत्र क्या है दोस्तों? तो GDP कैसे निकालते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं दोस्तों? सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र है सकल घरेलू उत्पाद बराबर निजी खपत प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात और आयात का अंतर, ठीक है। तो ये इससे दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है मृणाली साराभाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भरतनाट्यम कहाँ का? ये तमिलनाडु का, और कथकली कहाँ का दोस्तों? तो केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। मैंने भरतनाट्यम से संबंधित दोस्तों आपको प्रसिद्ध व्यक्ति बताए थे, ठीक है। एक बार और बताता हूँ आपको, पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल बल्ली, जामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, स्वपन सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बालक सरस्वती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं आपको स्पीड से इतनी करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले करा दी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसके अलावा कथकली से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से दोस्तों? तो मृणाली साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरमन, संताराम, राम गोपाल, बल्लोल नारायण मेनन, रुक्मणी देवी, इन सबका संबंध दोस्तों ये कथकली शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, धान की कृषि की असम में कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो धान की कृषि की असम में दोस्तों 3 फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है ओस, अमन और बोरो, ठीक है। ये सब दोस्तों धान की कृषि की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। इसके अलावा असम में दोस्तों बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर बताया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों,
फूलों के स्त्री भाग को क्या कहते हैं? तो फूलों के स्त्री भाग को स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फूलों के नर भाग को क्या बोलते हैं? तो फूलों के नर भाग को पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कोंटी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के राजा देवरोही के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और कब आया था दोस्तों? तो 1420-21 के आसपास ये भारत आया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हुआ था? तो तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, ठीक है। और दोस्तों तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा की लड़ाई 26 जनवरी 1565 को हुई थी। इसमें दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था ये, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर ही पूछा गया था दोस्तों, अब फिर क्वेश्चन पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और कहाँ पर होता दोस्तों? तो बिहार में हुआ था, ठीक है। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, ठीक है, भारत में। इसके अलावा ये किसके विरोध में हुआ था? तो ये नील की खेती के विरोध में हुआ था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जैन ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्राइड एंड, ठीक है, प्राइड एंड प्रिजुडिस, ठीक है, प्रिजुडिस। इसके अलावा अभी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ओलिवर ट्विस्ट किसका उपन्यास है? तो ओलिवर ट्विस्ट दोस्तों चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो मैंने आपको ऊपर बताए थे अनुच्छेद 51 का संबंध है मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। दोस्तों एसएससी एमटीएस मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सब बताता हूँ इससे संबंधित प्रश्न, ठीक है। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन शुरुआत में कितने थे? तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताए थे 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों कब जोड़े गए थे दोस्तों? तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। मैं आपको सारे मौलिक कर्तव्य बताता हूँ, ठीक है। पहला मौलिक कर्तव्य है दोस्तों संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्यों का प्रदान करें, ठीक है। इसके अलावा पाँचवां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों हमारा भाईचारे की भावना रखना। और छठा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। और सातवां है दोस्तों हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। और आठवां दोस्तों वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ठीक है। और नौवां है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। इसके अलावा 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्तव्य है दोस्तों ये। इसका कर्तव्य है दोस्तों सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। तो ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों प्रस्तावना में दोस्तों 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे दोस्तों वो और कब जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, जिसमें से दोस्तों पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता, ठीक है। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था? ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है दोस्तों? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हुमायूं के पिता का क्या नाम है दोस्तों? तो हुमायूं के पिता का नाम है बाबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बाबर जो थे वो हुमायूं के पिता थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसके अलावा से बात करते हैं अकबर के पिता की, तो अकबर के पिता कौन थे? तो अकबर के पिता थे हुमायूं और हुमायूं के पिता बाबर थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी प्रभावित होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जो महादेव पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि महादेव पर्वत का हिस्सा है ये। अच्छा दोस्तों धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, अच्छा दोस्तों धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ कहाँ फैली हुई है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में फैली हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया, कई बार बताया दोस्तों मैंने आपको ये, तो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे? शहनाई वादक हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। ठीक है, इसके अलावा उस्ताद असद अली खान ये बीड़ा वादक हैं। इसके अलावा अमजद अली खान ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 243A से 243O तक का प्रावधान दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है दोस्तों? तो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो ये 1992 में संविधान संशोधन में किए गए 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सीधा मतलब है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं ये त्रिस्तरीय है कौन कौन से दोस्तों? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, इसके अलावा जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो ये था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी दोस्तों? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुई थी। ठीक है, व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हर साल पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नागालैंड की राजधानी का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हृदय की जांच में किसका उपयोग किया जाता है? तो हृदय की जांच में दोस्तों इकोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जीवाणु से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो जीवाणु से निमोनिया, टीबी, कोलेरा, स्ट्रेप्टो, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, इसके अलावा डिप्थीरिया रोग जो दोस्तों ये जीवाणु से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नगर पालिका संविधान के किस भाग में है? तो नगर पालिका संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, इसके अलावा सहकारी समितियाँ ये भाग 9 का बी में है। ठीक है, यानी कि 9 के भाग ए में नगर पालिका है और 9 के भाग बी में सहकारी समितियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो संविधान के भाग है मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, प्रमुख भाग मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहला भाग है दोस्तों संघ और उनका राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहले भाग में है। दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकारी बोलते हैं इनको। और चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके अलावा चौथे का ए भाग में मूल कर्तव्य। ठीक है, और चौथे का 8वें भाग में दोस्तों संविधान के 8वें भाग में है संघ राज्य क्षेत्र और संविधान के 9वें भाग में है पंचायती राज व्यवस्था। इसके अलावा 9 का ए भाग में है नगर पालिका, 9 के बी भाग में है सहकारी समितियाँ। इसके अलावा दोस्तों जो संविधान का 10वां भाग है उसके अंदर दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, और संविधान की राजभाषा किस भाग में है दोस्तों? तो ये 17 भाग में है। ठीक है, इसके अलावा आपात उपबंध मैंने आपको 3 तरह के उपबंध बताए थे। ठीक है, तो ये भाग 18 में है। इसके अलावा दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है दोस्तों? तो ये भाग 20 में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताया था और अब फिर बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जो अनुच्छेद 51 का ए में है ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया दोस्तों, दोबारा आपको बताता हूँ। पहला मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारा है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। और तीसरा मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा दोस्तों जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। ठीक है, इसके अलावा भाईचारे की भावना। ठीक है, इसके अलावा छठा मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारा मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। 7वां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। 8वां है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। और 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 11वां मौलिक कर्तव्य है
6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सल्तनत काल में कौन सा कर लगाया गया था? तो सल्तनत काल में दोस्तों खराज कर लगाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, खराज कर जो था ये कृषि भूमि से संबंधित था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों खराज कर किसने लगाया था? तो खराज कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया कर था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे दोस्तों? तो 22 स्वर्ण पदक जीते थे, 16 रजत पदक जीते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 23 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, कुल मिलाकर दोस्तों 61 पदक भारत ने कॉमनवेल्थ गेमों में जीते थे और 2022 में जीते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? तो नोवाक जोकोविच का संबंध है दोस्तों सर्बिया का प्रमुख खिलाड़ी यानी कि टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और किस देश के हैं दोस्तों ये? तो सर्बिया के हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो विश्वनाथ आनंद शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इनको दोस्तों द मद्रास टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों महार जाति, जिसको अछूत जाति बोलते हैं, इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सत्यजीत रे को 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है बिम्बाणु या प्लेटलेट्स या फिर थ्राम्बो। ठीक है, इनके 3 नाम है दोस्तों। एक तो दोस्तों बिम्बाणु है, दूसरा है प्लेटलेट्स और तीसरा है थ्राम्बो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति में 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तब जाकर वो दोस्तों व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, रिवर ऑफ स्मोक के लेखक कौन है? तो रिवर ऑफ स्मोक के लेखक अमिताभ घोष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अमिताभ घोष की और कौन कौन सी पुस्तक हैं? तो अफीम सागर इनकी पुस्तक है, द शैडो लाइन्स इनकी पुस्तक है, एक है दोस्तों द हंग्री टाइड भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, अमिताभ घोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों टेनिस से और कौन कौन से कप संबंधित हैं? तो फ्रेंच ओपन कप, यूएसए ओपन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप, डेविस कप। ठीक है, डेविस ओपन कप ये पुरुषों के लिए दिया जाता है। इसके अलावा फेड कप ये महिलाओं के लिए है। इसके अलावा दोस्तों व्हाइट मैन कप ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो को कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमारे चैनल का, वहाँ पर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों जैसे ही दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वैसे ही दोस्तों मैं आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे करवाओ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।